नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंच। आपके साथ मैं हूं निहारिका शाहदेव। आज के वर्चुअल चर्चा शो में हमारे साथ मौजूद हैं तेजपाल नागर। तेजपाल नागर एक ऐसे शख्सियत जो भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। हमारे साथ दादरी के बीजेपी विधायक तेजपाल सिंह नागर मौजूद हैं, जिन्हें तेजपाल मास्टर जी के नाम से भी जाना जाता है। तेजपाल जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। निहारिका जी, आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किया, आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तेजपाल जी, सबसे पहला सवाल आपसे निजी है कि आप जनता के बीच में तेजपाल मास्टर के नाम से लोकप्रिय हैं। तो तेजपाल नागर से तेजपाल मास्टर बनने तक की क्या कहानी है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए मैडम, मैं अध्यापक हूँ और मैं बहुत लंबे समय मिहिर बोझ इंटर कॉलेज दादरी में प्रवक्ता पद पर रहा और सन 2008 में मेरा माध्यमिक चयन बोर्ड इलाहाबाद सेवा आयोग से प्रिंसिपल के पद पर सिलेक्शन हो गया। मैं प्रिंसिपल 10 साल प्रिंसिपल में 31 अक्टूबर 2018 तक श्री संत उन्नव इंटर कॉलेज वैदपुरा में रहा। क्योंकि सारिका जी, मैंने विधायक के चुनाव से पहले 6 चुनाव लड़े हैं। 2 चुनाव मैंने छात्र जीवन में लड़े। मिहिर बोझ पीजी कॉलेज दादरी का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा छात्र संघ का, एक वर्ष प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद में टीचर हो गया। टीचर जब हो गया तो अध्यापक के साथ साथ मुझे सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि थी। तो क्योंकि हम एडीडी स्कूल के अध्यापक थे, एडीडी स्कूल के अध्यापक चुनाव लड़ने के लिए फ्री हैं, लड़ सकते हैं चुनाव, राजकीय स्कूल के नहीं लड़ सकते। तो मुझे, क्योंकि मैं राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति था, तो मुझे समाज में और राजनीति में बड़ा शौक था बचपन से ही। तो मैं जब अध्यापक हो गया तो अध्यापक के बाद में एक चुनाव लड़ा दादरी में, सहकारी संघ दादरी का। सहकारी संघ दादरी का चुनाव जीता मैं। उसके बाद 92 में जीता। 95 में मैं सदस्य जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। 2000 में लड़ा, 2005 में लड़ा। 3 बार लगातार मैं सदस्य जिला पंचायत रहा। इस क्षेत्र में दादरी की इधर की तरफ जो देहात क्षेत्र है, एनटीपीसी की साइड में, हर समाज में मैं बहुत लोकप्रिय रहा। और लोकप्रियता का मेरे कारण रहा कि मैं 95 में सदस्य जिला पंचायत जीता 4200 से, और जब 2000 में लड़ा चुनाव तो 4500 जीता, और जब 2005 में लड़ा तो 5200 जीता वोटों से। तो मेरी वोट का परसेंटेज बढ़ता रहा। और मुझे सब मास्टर जी के नाम से जानते थे, क्योंकि मैं अध्यापक था तो मास्टर जी के नाम से जानते थे। निहारिका, जब मैं प्रिंसिपल हो गया इंटर कॉलेज में, तो मैंने सोचा कि मैं शादियों में बहुत जाता था, शादियों में कन्यादान किया जाता है, तो अगर मैं लिखवाऊं प्रिंसिपल तेजपाल सिंह नागर, तो लोग नहीं समझते ये कौन प्रिंसिपल है यार, ये मास्टर तो नहीं है प्रिंसिपल। तो इसलिए मैंने प्रिंसिपल होकर भी जब कहीं शादियों में जाता था तब मास्टर तेजपाल नागर लिखवाता, तेजपाल सिंह, बल्कि तेजपाल सिंह ही लिखवाता था, नागर भी नहीं लिखवाता था। नागर शब्द जो है, ये मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें नागर नहीं है कहीं। जब मैं नॉमिनेशन करने गया और मैंने नॉमिनेशन किया एमएलए का, विधायक का 2017 में, तो उसमें था प्रचलित नाम क्या है आपका, तो मुझको नागर साहब भी कहते थे लोग। मास्टर जी कहते थे और नागर साहब कहते थे। मास्टर जी के नाम से प्रसिद्ध था, नागर साहब के नाम से कम प्रसिद्ध था। तो मैंने सोचा कभी कोई दूसरा तेजपाल सिंह आ जावे तो जो प्रचलित नामों से लिख सकते हैं, तो मेरा नाम मैंने तेजपाल सिंह नागर कर दिया। मेरे डॉक्यूमेंट्स में नागर नहीं है, मेरा डॉक्यूमेंट्स में नाम, हाई स्कूल इंटर के डॉक्यूमेंट्स में केवल तेजपाल सिंह है। ये उसमें छूट थी हमारे लिए, तो मैंने उसमें तेजपाल सिंह नागर लिख दिया। तो ऐसे मास्टर से मैं नागर हुआ। जी, राजनीति में कदम रखने का कब आपने सोचा और कैसे मौका मिला? मैडम, बहुत पुराने समय में जब मैं चुनाव लड़ा कॉलेज का, छात्र संघ का, मिहिर बोझ पीजी कॉलेज का, तो मैं चुनाव जीत गया महामंत्री का। अगले वर्ष में फिर लड़ा अध्यक्ष का चुनाव, उसे भी जीत गया। जब से मैंने सोचा था राजनीति में आऊं। जब से मेरी राजनीतिक शुरुआत वो मिहिर बोझ पीजी कॉलेज दादरी से हुई। और मैडम, मैं एक बात बता दूं आपको कि मैं विधायक तो बहुत लेट बना। मेरे साथ के जो मेरे 7 बच्चे रहते थे, जो मेरे नारे लगा के कॉलेज में, वो विधायक मुझसे बहुत पहले बन गए। उसका एक कारण रहा कि मैंने कभी किसी को जीवन में धोखा नहीं दिया। मैंने अवसरवादिता की राजनीति नहीं करी। जैसे मैंने पार्टी तो बदली जी, लेकिन पार्टी अवसरवादिता की वजह से नहीं बदली। मैंने पार्टी कभी कि मैंने सिद्धांत की वजह से राजनीति बदली।
और मैंने कभी किसी को राजनीति में या सामाजिक जीवन में भी मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। इसलिए लेट बना और इसलिए बना भी विधायक। मेरी एक रही है, जीवन का मेरा लक्ष्य रहा है कि मैंने कभी धोखा देना, नेताओं वाली बात करना, मैं आज भी अध्यापक वाली बात करता हूँ, टीचर्स वाली, इसलिए मास्टर जी के नाम से प्रसिद्ध हूँ, इसलिए बात करता हूँ। और जब मैंने 1973, सारिका जी 1973, देखो कितने साल हो गए, 1973 में मैंने छात्र संघ के महामंत्री, मिहिर भोज पीजी कॉलेज दादरी के छात्र संघ के महामंत्री पद का चुनाव लड़ा। 74-75 में मैंने छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा मिहिर भोज का। तो जब से मेरी राजनीति में प्रवेश समझ लो। और मैंने सोचा कि मेरी राजनीतिक शुरुआत मिहिर भोज पीजी कॉलेज से हुई है, तो बहन जी मैंने मिहिर भोज पीजी कॉलेज के लिए 5 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार से सैंक्शन कराए, जो बहुत जल्दी आने वाला है। क्योंकि मैं सोचता हूं कि भाई उस कॉलेज का बहुत एहसान है, यहीं से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई, तो मैं अपनी पिछली बात को किसी को भूला नहीं हूं। तेजपाल जी, जब आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो आपकी प्राथमिकता थी कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मानक और संस्थानों में को अपग्रेड करना है, बदलना है, और जो बंदूक और गोली की जो संस्कृति है उसको बदलनी है। तो आपके अनुसार अब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, शिक्षा व्यवस्था कितनी बदली है? बहन जी, सारिका जी, निहारिका। निहारिका जी, आपको जानकर हर्ष होगा और जो दर्शक हैं उनको भी जानकर हर्ष होगा, जो मैंने कहा था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मेरी बात को पूरा कर दिया है। अभी नई शिक्षा नीति आई है, ये हिंदुस्तान के अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाएगी। रोजगार परक शिक्षा होगी, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अभी अभी नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई है जी। इसलिए जब आदमी सच्चे मन से कहता है, सच्चे मन से काम करता है, तो निहारिका जी ईश्वर भी उसकी मदद करता है, भगवान भी उसकी मदद करता है। देखो मैंने कहा था ना, चुनाव आप बता रही हो, तो मैं पूछ रहा हूं, देखो परिवर्तन हो गया नहीं हुआ? पूरे हिंदुस्तान में परिवर्तन हो गया, पूरे देश में परिवर्तन हो गया। केवल उत्तर प्रदेश में परिवर्तन नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है, पूरे उसमें परिवर्तन हो गया। और निहारिका जी, एक खुशी की बात है कि जहां मैं विधायक हूं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो उच्च शिक्षा है, जो माध्यमिक शिक्षा है, उसके जो माननीय मंत्री जी हैं, वो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, वो प्रोफेसर थे लखनऊ विश्वविद्यालय में। जो टीचर बात को जान सकता है, शिक्षा की बात को, मैं नहीं कहता दूसरे लोग नहीं जानते, दूसरे जानते हैं, आईएएस बने, आईपीएस बने, पढ़े लिखे, वो भी सब जानते हैं, लेकिन टीचर अच्छी तरह से समझ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार में जो हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, वो एक शिक्षक हैं, वो उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा देख रहे हैं। और जो बेसिक शिक्षा है, जो नींव है हमारी शिक्षा की, वो भी शिक्षक हैं। डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी भी शिक्षक हैं। तो देखिए, जब शिक्षक चला रहे हों विभाग को, और शिक्षक जाकर के, और जिनके नेता माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हों, तो जब विचार विमर्श होता होगा, तो उसी का फल है कि आज नई शिक्षा नीति भारत सरकार लाई है, जिससे पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में भी बहुत आमूलचूल परिवर्तन होगा। रोजगार परक शिक्षा होगी और बहुत बड़ा परिवर्तन शिक्षा में होगा। तेजपाल जी, जो भी शिक्षा व्यवस्था की बात कही काबिल तारीफ है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अभी भी दबंग राज और बंदूक राज कायम है। अभी आपने देखा कितने बड़े बड़े दो अभी केस हुए हैं उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो दबंग राज अभी भी और लोगों को में डर कायम है। कब खत्म होगा ये? अब कब तक लोग डरे सहमे रहेंगे? देखिए निहारिका जी, मुझे वो दिन याद है जो हम छोटे छोटे राजनीतिक शुरुआत करी। वो राज तो समझ लीजिए, जो बंदूकों का राज था, वो तो लगभग लगभग खत्म है। और अगर बंदूक दिखाई देती हैं, अगर कोई गुंडागर्दी करने की सोचता है, बदमाशी करने की सोचती है, तो उसके खिलाफ इतनी ठोस कार्रवाई हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री करते हैं कि वो उसकी औलाद भी भूल जाएगी कि मुझे ऐसे काम करने चाहिए। प्रश्न ये है कि बंदूक का राज जब शुरू हुआ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी,
और मैंने निहारिका जी, मैंने खुद देखा, मेरा अनुभव है कि अगर पीड़ित पक्ष थाने में रिपोर्ट लिखाने गया तो दबंगइयों के सामने, जिनकी राजनीतिक पहुंच होती थी, उनके सामने पीड़ित की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। अब बिल्कुल उसका उल्टा है, अब बिल्कुल उसका उल्टा है। माननीय योगी जी पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं कानून के प्रति, और ठोस कार्रवाई करते हैं, और इसमें वो उनका किसी से कोई समझौता नहीं है। और ये इस पर बहुत अंकुश लगा है, आप भी महसूस कर रहे हैं। एक समय था जब नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से इंडस्ट्री उजड़ उजड़ के दूसरी जगह जाती थी। आज वो जमाना है, आज वो समय है कि बाहर के, विदेश के लोग भी कहते हैं कि हमें इंडस्ट्री लगानी है तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लगानी है। तो इसलिए वो तो बंदूक की बात तो आप समाप्त ही समझें। अगर कोई बंदूक दिखाएगा और बंदूक की बात करेगा तो उसको उसी तरह का जवाब हमारी सरकार दे रही है। हमारे, देखिए आप ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री की सोच देखिए आप हमारे उत्तर प्रदेश की कि नोएडा जैसा, गौतम बुद्ध नगर जैसा छोटा जिले में भी कमिश्नर प्लान लागू कर दी ना। नीयत साफ दिखाई देती है कि सरकार जिन बातों को आप उठा रही हैं उनके प्रति कितनी गंभीर है, कितनी संवेदनशील है। कमिश्नर यशपाल जी, प्लान लागू इस होने, इस इस बीच में एक और सवाल करना चाहूंगी। पत्रकार विक्रम जोशी जी की जो भी मौत हुई है, कब न्याय मिलेगा? क्योंकि आपने कहा कि अब ये बंदूक जो है, देखिए गोली देखिए, राज है, ये पत्रकार विक्रम कायम, जोशी जी की, ये पत्रकार विक्रम खत्म जोशी, होने वाला है। लेकिन ये माहौल ही नहीं पैदा होना चाहिए कि खुलेआम किसी को कभी भी बंदूक ला के, ये अगर माहौल खत्म हो जाती है ना कि किसी देखिए को हिम्मत ना हो पत्रकार विक्रम, बंदूक सामने पत्रकार तानने की भी, तब फिर बोला जाएगा कि बंदूक राज खत्म हुआ है। पत्रकार विक्रम जोशी जी जो है वो दुखद घटना है। वो घटना जो हुई है, दुखद घटना, इसके प्रति मेरी, उनके परिवार के प्रति, उनके प्रति बहुत संवेदना है, और सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। आपने देखा कि ठोस कार्रवाई हुई है और होगी, और एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ये घटनाएं कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जैसी ठोस कार्रवाई अब इस सरकार में होती, कभी हुई नहीं ऐसी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई। कब तक पकड़े जाएंगे लोग? कुछ पकड़ेंगे, कुछ जो बाकी रहने बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। तेजपाल जी, अब आते हैं हम ये कोरोना महामारी को लेकर कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या कुछ कर चुकी है। अब तक कई योजनाएं निकाल चुकी हैं, वो लागू हुए हैं, और कोरोना वैक्सीन कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे? मैं कोरोना के बाद थोड़े से ज्यादा बोल दूं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए देखिए निहारिका जी, जब ये लॉकडाउन लगा तो मुझे याद है, क्योंकि मेरी विधानसभा दिल्ली से लगी हुई है, दिल्ली की सीमा से लगी हुई है। जब एक्सप्रेसवे पर आते हैं हम्म, तो दिल्ली से आते हैं, जब जीटी रोड से आते हैं तो दिल्ली से आते हैं। जी, मुझे याद है कि जब लॉकडाउन लगा तो उसके नेक्स्ट डे जो तत्कालीन डीएम थे बीएन सिंह जी, उनका रात को लगभग 12 बजे के आसपास मेरे पास फोन आया। वो शायद जीटी रोड पर कहीं घूम रहे होंगे। विधायक जी, इतने लोग पैदल चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 50,000 लोग के करीब प्रवासी मजदूर पैदल पैदल जा रहे हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी है, बुढ़े भी है, महिला भी है। विधायक जी भूखे न रह जाएं। मैं अपनी जनता को और उन देवतुल्य भाजपा के कार्यकर्ताओं को, एनजीओज को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक भी व्यक्ति, लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग यहां से निकले, एक्सप्रेस वे से निकले, ग्रेटर नोएडा से निकले, जीटी रोड से निकले, जो दिल्ली की सरकार ने अफवाह फैला करके बाहर निकाल दिए थे लोग, एक भी व्यक्ति भूखा और प्यासा नहीं रहा। क्योंकि गौतम बुद्ध नगर एक ऐसे जनपद है, उद्योग है, इसमें प्रवासी मजदूर बहुत है, एक भी मजदूर भूखा नहीं रहा। प्रत्येक मजदूर को हमारी भाजपा के सिपाहियों ने और एनजीओज ने और प्रशासन ने मिलकर के ऐसा काम किया कि मैं समझता हूं कि ये अकस्मात घटना, अकस्मात बीमारी आई, और बीमारी आने से पहले कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी कम समय में इतनी खाने की व्यवस्था, कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, इसके प्रत्येक मजदूर की
प्रत्येक प्रवासी की ये व्यवस्था हमारी सरकार ने की। एक बात। दूसरी बात आपने पूछा बहन जी कि ये कब तक चलेगी। देखिए, इसकी वैक्सीन बहुत जल्द आने वाली है। जैसे ही वैक्सीन आएगी वैसे ही बीमारी समाप्त होने शुरू हो जाएगी। माना मैं तो जा चाहता रहा हूं मैं तो माना जा चाहता हूं कि आज ही समाप्त हो जाए। माना जा रहा था कि 15 अगस्त तक शायद वैक्सीन आ जाए, तो हम कैसे क्या उम्मीद लगाएं कि कब तक कितना और इंतजार करना पड़ेगा, ये पूरा देखिए, साल? मैं निश्चित तिथि तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना आश्वासन दे सकता हूं कि हमारी सरकार, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें बहुत गंभीर है और ये बहुत जल्दी वैक्सीन आ जाएगी और हम एक दिन कोरोना से जीत जाएंगे, कोरोना को जी। हरा देंगे। 5 अगस्त को इतिहास एक तरीके से होने वाला है पूरे अयोध्या और पूरे देशवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए खुशी की बात है। भूमि पूजन होने वाली है, नींव रखी जाने वाली है राम मंदिर को लेकर। तो भगवान राम का जो मंदिर है, भूमि पूजन के बाद से काम कितनी जल्दी शुरू हो जाएगा और हम कब तक सोचे कि कब तक जो है दर्शन करने के लिए भक्त जा सकेंगे, कितने दिन में बनकर देखिए, तैयार हो सकता 5 है? अगस्त उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, केवल पूरे देश के। पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये हमारी आस्था है इसमें, और जिसका हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 5 तारीख में अयोध्या में जा रहे हैं और भव्य मंदिर की भूमि का पूजन कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक दिन है और इससे जुड़ी हुई आस्थाएं जिन लोगों की हैं, उन लोगों के लिए वो ऐतिहासिक दिन है और गर्व का दिन है। और आप देखें, जिसमें वर्षों से राजनीति हो रही थी, वर्षों से, और राजनीतिकरण हो रहा था जिसका, और लोग पता भाजपा पर क्या आरोप लगा देते। विपक्ष के लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। एक तो मेरा उनसे वो है, मेरे आप भी उन तक मेरी बात पहुंचा दें, कुछ सुन रहे होंगे मेरी बात को, कि जो आरोप लगाते थे, भाजपा कहती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है मंदिर वहीं बनाएंगे, भव्य मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वो सुन लें आज कि 5 अगस्त है वो तारीख। भाजपा ने बताई वो तारीख, उन्होंने नहीं बताई वो तारीख, भाजपा ने बताई वो तारीख। और इस पे जो राजनीति करते थे लोग उल्टी सीधी, इसके ऊपर सरकारें बना देते, सरकार गिरा देते थे। आज वो दिन समाप्त हो जाएगा 5 अगस्त को, और ये बहुत जल्दी भव्य मंदिर 3 साल के बीच में बन जाएगा और हम और आप सब दर्शन कर चलेंगे। और मैं इनवाइटेड करता हूं बहन जी आपको कि आप भी जल्दी, जब मंदिर बनकर पूरा हो जाएगा इतने समय में, आप भी दर्शन करने जरूर जाना, और जो दर्शक मेरी बात को सुन रहे हो वो भी दर्शन करने जरूर जाना। राजनीति की बात करी तेजपाल जी आपने, पर राजनीति तो कभी रुकने का नाम नहीं लेगी, हम ये बोल रहे हैं, क्योंकि अब राजनीति इस पर भी शुरू हो गई है। सपा का कहना है कि योगी सरकार 3 साल से भी ऐसा कुछ काम नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से अचानक ये ऐसे टाइम में अयोध्या भूमि पूजन का मतलब मुद्दा बना दिया गया है, ट्रैप कार्ड खेला गया है, ताकि कोई और जो मुद्दे हैं वो बंद हो जाए। देखो, इन्हें तो राजनीति करनी है, इन्हें तो कोई ना कोई आरोप लगाने हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की अमेरिका जैसे, फ्रांस जैसे वहां के राष्ट्रपति, जो इतने शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं, वो भी तारीफ करते हैं, लेकिन ये बुराई करते हैं। जी। तो ये तो राजनीतिक बात है इनकी। ये पहले कहते थे, यही तो लोग कहते थे। भाजपा कहती है मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जब भी इस तरह से कहते थे, आज दूसरी तरह से कह रहे हैं। जनता इनको जान चुकी है, जनता इनकी असलियत को जान चुकी है, जनता इनको नकार चुकी है। ये हताश है, निराश है। उस हताशा निराशा का परिचय वो है कि ये इस तरह के शब्द बोलते हैं, ये निहारिका जी इस तरह के शब्द बोलते हैं। ये हमारे जहां प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की बात है, माननीय योगी जी की, बहन जी, कोरोना वैश्विक महामारी में आप देख रहे हैं कि उनका कितना सराहनीय काम था। माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहना उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में हुई, पूरी दुनिया में हुई उनकी तारीफ। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कई कई बार उनकी तारीफ करते हो
तो ये तो बहन जी आरोप लगाते रहेंगे, जी। इनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, एक और कोई आरोप, सवाल है, इन्हें तो राजनीति करनी है। एक और सवाल है, और सवाल नहीं है, एक और आरोप लगाया गया है कोरोना को लेकर ही कि इतना जब कोरोना महामारी चल रहा है, ऐसे में राम मंदिर का जो भूमि पूजन है अभी नहीं होना चाहिए था, कोरोना खत्म हो जाता तब होता। इस पर आप क्या कौन कहेंगे? कौन लोग आरोप लगा रहे हैं? सब विपक्षी पार्टी, विपक्षी, वही विपक्षी पार्टी जो कहती तारीख सपा मंदिर नहीं हो गई, बनाएंगे, बाकी तो कांग्रेस हो तारीख भी गई। बताएंगे। मैं कह रहा हूँ वही वही है ना। हम्म, इनने तो कोरोना के बाद कर लेते तो अब भी आरोप लगाना था, हम्म, कोरोना में कर लो जो भी आरोप लगाना है। कोरोना में जो इसका भूमि पूजन हो रहा है, क्योंकि ये हमें जल्दी बना के देना है, हम्म, हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है इससे, बिल्कुल। हम जल्दी इस पर काम करना शुरू चाहते हैं। कोरोना में इसमें जो उद्घाटन हो रहा है, इसका भूमि पूजन हो रहा है, वो बिल्कुल सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम्म, और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये इसका भूमि पूजन होगा। इन आरोप लगान दो, जनता इनके आरोपों का संज्ञान नहीं लेती है। जनता के समझ में आ गया है कि ये तो अनल गलत बातें करते हैं, इनकी बातों को जनता सुनती नहीं है। इन्हें कहने दो, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, ये तो आरोप लगाते रहते हैं। फर्क पड़ता है जनता क्या सोचती है। जनता सोचती है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक दिन रहेगा, इसे देश हमेशा याद रखेगा। इसलिए इनके हमें जनता की बात देखनी है, हमें हमें इनकी बात नहीं देखनी। ये तो क्या चाहते हैं, चाहते हैं हमारी सरकार आज गिर जाए, सरकार चले ही नहीं, भाजपा आवे ही नहीं। ये तो क्या चाहते हैं, इनके चाहने से थोड़ा होता है कुछ। इनकी तो आदत आरोप लगाने की, अब इन पर कुछ बचा है नहीं तो कम से कम आरोप ही लगा ले। तेजपाल जी, सबसे आखिरी सवाल कि हमारे लोकमंच के थ्रू आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए निहारिका जी, पहले तो मैं आपका हृदय की गहराइयों से बहुत आभार व्यक्त करता हूं लोकमंच का, कि मुझ जैसे सामान्य अध्यापक को भी आज आपने इस परिचर्चा में शामिल किया, और इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जो दर्शक मेरी बात सुन रहे हैं, क्योंकि आपने मुझसे जो प्रश्न पूछे, जितनी मेरी समझ थी, अपनी समझ से मैंने उनका उत्तर दिया। अब मुझे मालूम नहीं उनको मेरे उत्तर अच्छे लगे होंगे या बुरे लगे होंगे, लेकिन मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये उसी के हिसाब से काम करती है। और जहां तक मेरी जानकारी है, जनता इन बातों को, भाजपा की इन बातों को पसंद कर रही है। और बहन जी अगर टाइम होते एक बात और सुना दूं आपको, जी अगर बिल्कुल, समय होता। बिल्कुल। देखिए जब लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर हुआ नहीं था, लेकिन चुनाव बहुत नजदीक था, आचार संहिता से 3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले एनटीपीसी की साइड है दादरी विधानसभा में, हम 13 गांवों का उद्घाटन करने के लिए, कामों का उद्घाटन करने के लिए गए। माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, वो मंत्री थे उस समय। तो एक 13 गांवों में जब हम गए तो एक चौना गांव था, उसमें चौना में जब हम गए तो एक अच्छी गैदरिंग थी चौना में, और एक आदमी खड़ा हुआ जी, मैं भी 2 शब्द कहूंगा। अब निहारिका जी मैंने सोचा पता नहीं क्या कह दे, जब मेरा क्षेत्र है, मेरी विधानसभा, पता नहीं क्या बोल दे। मैं थोड़ा सा अंदर से, मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई कि पता नहीं क्या शब्द कह दे। तो उसने खड़े होकर कहा, सुनो माननीय मंत्री जी, सुनो विधायक जी, मत कराओ विकास के काम, हम तो गांव के आदमी हैं, कीचड़ में कर निकलना जानते हैं, जूता चप्पल काट लेंगे, पजामे को और धोती को ऊपर कर लेंगे, कीचड़ में कर निकल जाएंगे। केवल एक काम कर दो, इस देश को बचा लो, इस देश को बचा लो। और फिर बोले देश कैसे बचेगा? ये देश जब बचेगा जब इस देश के अंदर से 35 समाप्त होगी, जब देश के अंदर 370 समाप्त होगी, जब देश के अंदर से पत्थरबाज समाप्त होंगे, और इस देश के अंदर से जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा। कुछ दिन बाद, 3-4 दिन बाद चुनाव आचार संहिता लग गई। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया, तो उसमें कहा अगर हम सत्ता में आए, हम 35 से समाप्त करेंगे, हम 370 समाप्त करेंगे। तो मैंने, उनका नाम था अमन, तो मैंने अमन को फोन किया, अमन भैया जब हम चौड़ा गए थे ना माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, तो तुमने कहा था ना हमसे, तो देख लो तुम्हारी बात माननीय मोदी जी ने मान ली, हमारी पार्टी ने मान ली, भारतीय जनता पार्टी ने मान ली है, और हमने 35 से 370 अगर हम सत्ता में आ गए समाप्त कर देंगे।
बहन जी, मैं एक जो हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम उसी नारे के अनुसार चलती है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बहुत सारे हिंदुस्तान का, बहुत सारे देशवासियों का इसको समर्थन प्राप्त है। तो मैं ये कहना चाहता हूं अपने जो दर्शक हैं इसमें, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं हृदय से कि उन्होंने मेरी बात सुनी, और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं, और मैं भी जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत जो वसूल है, उसी उसी पद चिन्हों पर चल करके भारतीय जनता पार्टी जो माननीय मोदी जी का एक सपना है भाजपा पार्टी का, माननीय हमारे जो जेपी नड्डा जी हैं, माननीय अध्यक्ष जी, उनके जो निर्देश हैं, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव जी, जो उनके निर्देश हैं, उनके निर्देशों के अनुसार हम काम करके अपने उत्तर प्रदेश को, अपने भारत को आगे बढ़ाएंगे। और ये जनता भी हमारे साथ है, जनता को भी ये विश्वास है। तो मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूं, दर्शकों से कि दर्शक भाइयों, बहन भाइयों, आप जो है भाजपा जो कहती है ये राजनीतिक पार्टी है, वो करती है। हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह से नहीं है। आपने मेरी बात सुनी, आपने बहन जी मुझे मौका दिया दर्शकों से बात करने का, आपने इस परिचर्चा में शामिल किया। मैं आपका और जो दर्शक इसमें शामिल हुए उनका मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं ये कहता हूं, ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर उनका उत्तम स्वास्थ्य रहे, और इस कोरोना वैश्विक महामारी में जो हमारी जो सरकार की गाइडलाइन है कि हम दूरी बना करके रखेंगे, हम मास्क पहन के रखेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, इस कोरोना के युद्ध को जीतेंगे, इसी विश्वास के साथ उन्होंने जो इस कोरोना वैश्विक महामारी में जो कार्य किया है, मैं उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद अदा करता हूं, और उनसे उनको उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं बहन जी। और पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लोकमंच का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी तेजपाल जी। आपका धन्यवाद। धन्यवाद। इसी तरह के वर्चुअल चर्चा शोज के लिए बने रहिए द लोकमंच के साथ।